Hello trainees, myself Firoz Khan, lecturer biology from डाइट प्रतापगढ़। जैसे कि लास्ट वीडियो क्लास में आपसे सेकंड सेमेस्टर के लिए जीवन की प्रक्रियाओं की हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ पर आपने देखा कि जो है जैविक प्रक्रियाओं में सबसे पहला चीज़ आता है पोषण। तो वहाँ आपने देखा कि पोषण दो प्रकार होगा, स्वपोषण या परपोषण। तो परपोषण जो मुख्यतः आपके जंतुओं में होता है, वहाँ पर जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया देखा आपने। मानव में पोषण के चरण जैसे भोजन ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो वो आपका परपोषी या दूसरों से जो जीव भोजन प्राप्त करते हैं उसके स्टेप से। लेकिन दूसरा जो प्रोसेस है स्वपोषण, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और आपको पता है कि कौन होते हैं जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? हरे पौधे बनाते हैं। तो हरे पौधों द्वारा जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का जो निर्माण किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आज हम लोग जो है प्रकाश संश्लेषण की बात करने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। जैसे भी इंट्रोडक्शन में आपसे बात हुआ कि हरे पौधों द्वारा, या कहिए आपके पौधों के हरे भागों द्वारा, क्लोरोफिल लिखा है, इसका मतलब ये पौधों का हरे भाग हो गया। जहाँ क्लोरोफिल हरा है, पौधों का जो भाग हरा है, इसका मतलब वहाँ पर क्लोरोफिल उपस्थित है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। वैसे नेचर में, प्रकृति में हमारा मेन जो प्रकाश संश्लेषण का जो ऊर्जा का स्रोत है वो आपका सनलाइट है। लेकिन एक बात आप दिमाग में क्लियर रखिए कि कोई भी प्रकाश हो, उसकी कंडीशन है, उस प्रकाश की कंडीशन है कि वो जो है विजिबल रेंज का होना चाहिए, दृश्य प्रकाश का रेंज होना चाहिए, जो आपका लगभग 390 nm से 760 नैनोमीटर तक होता है। इसी को आप एंगस्ट्रॉम में बोलेंगे तो 3900 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। इस तीव्रता का कोई भी प्रकाश हो, इस जैसे हम परिभाषा में पढ़ते हैं सूर्य के प्रकाश, तो हमारा सेंस आ जाता है दिमाग में शायद केवल सूर्य के प्रकाश में होता है। तो ऐसा सूर्य के प्रकाश नहीं, पौधों के अंदर कोई नर्वस सिस्टम तो है नहीं, उनको पता चले किसका प्रकाश है। तो उनको प्रकाश की तीव्रता से मतलब होता है। इस चीज़ को भी आपको दिमाग में क्लियर रखना है कि इस इंटेंसिटी का कोई भी प्रकाश। लेकिन हम कहीं भी खेत में, जंगल में, कहीं हम जाके और कोई तो सोर्स कर रहे, लाइट प्रकाश कर नहीं रहे। मेन जो प्रकाश का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। इसलिए हमारे कहने का सेंस है, हम लोग अक्सर लाइन यूज कर देते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। लेकिन आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश हो या कोई भी प्रकाश हो, उसकी तीव्रता इस रेंज की होनी चाहिए। इस रेंज से अलग तीव्रता का है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। जैसे अभी आपका बहुत बादल वाला दिन हो, बहुत बादल हो, बहुत कोहरा छाया हो, तो आपकी सनलाइट यहाँ तक अर्थ तक नहीं आ पाई, उसकी इंटेंसिटी वीक हो जाती है, तो उस टाइम प्रकाश संश्लेषण नहीं होने पाता। तो कोई भी इवन बल्ब लाइट में भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, बशर्ते कि इस इंटेंसिटी का लाइट होना चाहिए। एक्चुअली आपके दिमाग में पता होना चाहिए, आप लोग तो पढ़ चुके होंगे इसके पहले, कि लाइट का काम क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में? इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराना। तो जो लाइट है उसका मेन काम है इलेक्ट्रॉन को इमिट करना, जिससे कि जो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जो आपके इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसी प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को यूज करके एटीपी बनता है। और उसी एटीपी से बाद में ग्लूकोज में एनर्जी आ जाती है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो लाइट का मुख्य काम यह है। तो हम भले ही बार बार सेंटेंस यूज करते हैं कि सूर्य का प्रकाश, बट यू नो कि सूर्य का प्रकाश कोई कंडीशन नहीं है, बल्कि इस इंटेंसिटी का, इस तीव्रता का कोई भी प्रकाश होगा, उस सभी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होगा जनरली। तो फिर से हम सनलाइट की बात करें, क्योंकि नेचर में आपका सन यूज होता है, सन ही आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑन द अर्थ, और उसी को यूटिलाइज करते हैं ग्रीन प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। इसलिए आप सूर्य का प्रकाश का शब्द यूज कर देते हैं। तो आप फिर से अपनी परिभाषा पे आइए कि हरे पौधों द्वारा या पौधों के हरे भागों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करना या ग्लूकोज के निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक चीज़ और आपको क्लियर रहना चाहिए कि जैसे आपने कुछ लोगों ने पहले पढ़ा होगा 6CO2 + 6H2O, या बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं 6CO2 + 6H2O गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अगर आप जो है यहाँ पे केवल 6 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे और यहाँ 6 वाटर नहीं लिखेंगे प्रोडक्ट में, तो आपका रिएक्शन तो बैलेंस दिखेगा। तो ऐसे छोटी क्लासेस में दिखा दिया जाता है कि 6CO2 + 6H2O ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, लेकिन वो एक्चुअली रिएक्शन रॉन्ग होती है।
क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जितना वाटर का मॉलिक्यूल यूज होता है उसमें से आधा फिर से वापस रिप्रोड्यूस होता है। जैसे आपका 12 मॉलिक्यूल होता है तो उसका 6 रिप्रोड्यूस होगा, इसलिए आपको 12, एक ग्लूकोज बनने में आपके 12 मॉलिक्यूल का यूज होता है। 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से ग्लूकोज नहीं बनता, हाँ वापस 6 मॉलिक्यूल रिप्रोड्यूस हो जाता है, फिर से बन जाता है। और कहीं भी देखेंगे, जैसे आप अगर हम देखें, जैसे 4 वाटर मॉलिक्यूल के लेते हैं हम लोग, तो देखेंगे कि जब ब्रेक होगा लाइट की प्रेजेंस में तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, दो चीज़ों में टूट जाता है। फिर जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है आपका, फिर से ये 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता है। इस तरह से आपको क्लियर होगा, जितना वाटर लेते हैं उसका आधा वाटर रिप्रोड्यूस हो जाता है और कम से कम 4 वाटर मॉलिक्यूल से 1 ऑक्सीजन एमिट होता है। तो ये जो है आप इस तरह रिएक्शन ऑलवेज केयरफुली लिखेंगे कि 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। और एक बात आपको क्लियर होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन निकलता है ये CO2 से नहीं निकल रहा है। आपको लगे कि ये भी गैस है वो भी गैस है तो शायद CO2 से ऑक्सीजन निकलती हो, नो, दिस O2 इज बीइंग एमिटेड फ्रॉम वाटर। ये आपके सामने दिख रहा है, ओके कि 4 वाटर मॉलिक्यूल लिया, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिप्रोड्यूस हुआ प्लस 1 ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ प्लस इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं। तो ये जो है आपका जो ऑक्सीजन एमिट होता है ये वाटर से प्रोड्यूस होता है। इसको एक साइंटिस्ट है रूबेन, उन्होंने बहुत ये तो अभी आप आज की डेट में रिएक्शंस के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन उसके पहले रूबेन ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था। जब ऑक्सीजन के हेवी ऑक्सीजन यूज़ किया उन्होंने, हेवी वाटर O18 टाइप, जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 2 समस्थानिक होते हैं, 8O16 और 8O18। तो यहाँ पर उन्होंने वाटर के फॉर्मेशन में जो वाटर यूज़ कर रहे हैं, वाटर को उन्होंने लैब कंडीशन में बनाया और उसमें O18 टाइप का ऑक्सीजन यूज़ किया। तो यहाँ पे क्लियर है कि ऑक्सीजन O18 टाइप है और यहाँ नॉर्मल CO2 थी, तो जो यहाँ ऑक्सीजन रिलीज होती है वो O18 टाइप होती है। इसी से क्लियर हो जाता है, अगर इस ऑक्सीजन को 8O18 टाइप का लिया जाए तो यहाँ जो ऑक्सीजन एमिट होता है वो भी 8O18 टाइप का रिलीज होता है। इसको एक्सपेरिमेंटली रूबेन ने सबसे पहले प्रूव करके बताया था। इससे क्लियर होता है कि जो वाटर होता है, जो ऑक्सीजन होता है, वाटर के ब्रेकडाउन से रिलीज होती है। अब कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कंफ्यूज थोड़ा सा करते हैं लोग, उस पर गलत बात कर देते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर रहना चाहिए कि जैसे 6CO2 प्लस 6H2 छोटी क्लास में लिख दिया जाता है, थोड़ा ज़्यादा उनके चीज़ों को जैसे नॉर्मल डिफिनीशन देते हैं उसी हिसाब से लिख दिया जाता है, उसको बहुत एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस करते। लेकिन वही चीज़ हाई स्कूल तक इस तरह लिखी रहती है तो लोग आगे चल के भी गलत बोलते रहते हैं 6CO2 प्लस 6H2। ऐसा नहीं होगा। 6CO2 एक ग्लूकोज बनने में कम से कम 6CO2 प्लस 12H2O से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल रिप्रोड्यूस होगा प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। दूसरी बात कि जो ऑक्सीजन एमिट होता है डेट इज ऑलवेज फ्रॉम वाटर, वो वाटर से ही निकलता है। 2 तरीके से आप देख सकते हो कि वहाँ वाटर के ब्रेकडाउन से भी ऑक्सीजन निकल रहा है और प्लस रूबेन के एक्सपेरिमेंट से उन्होंने वाटर में जो बनाने में ऑक्सीजन लिया, O18 टाइप ऑक्सीजन लिया, तो देखा कि जो ऑक्सीजन एमिट होती है वो भी O18 टाइप है और यहाँ पे O16 टाइप CO2 में थी और यहाँ O18 टाइप निकल रहा है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन वाटर वाली है। अब प्रकाश संश्लेषण की बात जब करते हैं तो आपको पता है कि प्रकाश, जो अभी आपने कहा क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल एक्चुअली जो सेल होता है उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है। क्लोरोप्लास्ट में 2 पार्ट होता है, एक आपका जो है ग्रेना होता है, एक स्ट्रोमा होता है। ग्रेना वो पार्ट होता है जिसके अंदर लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा होता है डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पे हम बाद में आ रहे हैं, पहले आ जाइए कि जो क्लोरोप्लास्ट में 2 पार्ट है, ग्रेना और स्ट्रोमा। जो स्ट्रोमा है वो लिक्विड मैट्रिक्स पोर्शन है और जो ग्रेना होता है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है, सर्किल लाइक गोले जैसी मेम्ब्रेन्स होती हैं और वो एक के ऊपर एक मेम्ब्रेन को कहते हैं थैलाकॉइड और एक के ऊपर एक अरेंज होके पूरा स्टैक ऑफ कॉइन, जैसे सिक्कों का ढेर लगा दिया जाए उस तरह से अरेंज हो जाते हैं, उसको आप कहते हैं ग्रेना। एक को कहते हैं ग्रेनम और टुगेदर ऑल द ग्रेनम आर कॉल्ड एज ग्रेना। एक साथ मिला के आप उनको ग्रेना प्लूरल हो जाता है और ग्रेनम जो है सिंगुलर हो जाता है। तो जो थाइलाकॉइड्स होते हैं जिनसे ग्रेनम बना हुआ है, एक ग्रेनम, उसी के अंदर जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन की बनी हुई थैलियाँ जैसे संरचनाएं हैं, उसके अंदर आपका क्वांटासोम्स होता है और हर एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं। यानी उसी क्लोरोप्लास्ट के जो ग्रेना वाला पोर्शन होता है, ग्रेना का वो पोर्शन जो आपका थैलाकॉइड से बना हुआ, थैलाकॉइड्स के अंदर
क्वांटासोम्स होते हैं और प्रत्येक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल के अणु होते हैं। तो उसी क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है क्लोरोफिल। तो जब हम कहते हैं क्लोरोफिल है, जिसका मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट भी है। एक बात। दूसरी बात कि जो लिक्विड मैट्रिक्स हो जाता है स्ट्रोमा कहलाता है। अब प्रकाश संश्लेषण आपका जो है, जो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण कर रहे हैं, ये पूरा भोजन के निर्माण की प्रक्रिया 2 स्टेप में होता है। कुछ प्रोसेस आपका लाइट के प्रेजेंस में होता है, उसको प्रकाशिक अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन कहते हैं, और कुछ प्रोसेस आपका लाइट की अनुपस्थिति में होता है, उसको डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट। इस तरह से आपने देखा कि जो प्रकाश संश्लेषण है ये आपका 2 स्टेप में पूरा होगा। एक कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन, और दूसरी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन। प्रकाशिक रिएक्शन जब बोल रहे हैं आप तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि प्रकाश संश्लेषण की वह अभिक्रिया जो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले भाग में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसको आप प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जब अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं तो लगता है इसका उल्टा कि जो बिना प्रकाश के हो या प्रकाश जब ना हो, यानी डार्क में, और ज़्यादा कंफ्यूजन तो कर देता है आपको इंग्लिश वाला टर्म डार्क रिएक्शन। एक्चुअली इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ये अभिक्रिया आपका लाइट में भी हो सकती है, डार्क में भी हो सकती है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर रखिए आप कि अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क में होगी, अंधेरे में होगी, ऐसा नहीं है। अप्रकाशिक अभिक्रिया अंधेरे में भी होगी और उजाले में भी होगी, लाइट में भी होगी। उसको लाइट से कोई मतलब नहीं, लाइट रहे या ना रहे। तो इसको बेटर वे में हम कह सकते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, कि लाइट पे डिपेंड नहीं है। तो डार्क रिएक्शन का मतलब प्रकाश की वह स्टेप जो बिना प्रकाश का प्रयोग किए होता है। डार्क में भी हो सकता है और लाइट में भी हो सकता है, इसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश संश्लेषण जो आप जानते हैं एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है आपके जो है वातावरण में। आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। लेकिन इस सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने की, ट्रैप करने की, उस ऊर्जा को फिक्स करने की कैपेसिटी केवल हरे पौधों में होता है। इसलिए हरे पौधों को आप उत्पादक भी कहते हो। क्यों? क्योंकि यही हरे पौधे जो एनर्जी फिक्स करते हैं सनलाइट को, ये बाकी सभी जीवों के काम आता है, जिनको आप अन्य जीवों को आप उपभोक्ता कहते हो। ये उत्पादक, बाकी जो इन पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं सभी उपभोक्ता कहलाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की आपने देख लिया कि 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले भाग में हो रहा है। इसमें होता क्या है? इसमें लाइट रिएक्शन में आपकी 3 चीजें बनती हैं। एक तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, दूसरा NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, और तीसरा चीज ऑक्सीजन एमिट होती है। 3 चीजें यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। एटीपी फॉर्म होता है, NADPH2 फॉर्म होता है और O2 रिलीज होता है। यही जो तीनों मतलब O2 जो रिलीज हो जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट, लेकिन एटीपी और NADPH2 जो बनता है लाइट रिएक्शन में, इसी को यूज करके आगे डार्क रिएक्शन में। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सवाल कि ऐसा क्या हो गया कि CO2 और वाटर को मिला दिया तो ग्लूकोज बन जा रहा है। सनलाइट में पौधे ने ऐसा क्या कर दिया? एक्चुअली इसी एटीपी और NADPH2 का इसमें यूटिलाइजेशन होता है, तब जाके आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो जो एटीपी और NADPH2 जो लाइट रिएक्शन की प्रोसेस बने और O2 तो एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो गया, इन्हीं दोनों का यूज करके डार्क रिएक्शन में आपके CO2 के हेल्प से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। अब प्रकाशिक प्रक्रिया में एटीपी NADPH2 कैसे बन जाता है? तो इसके भी 3 स्टेप होते हैं। प्रकाशिक प्रक्रिया आपका जो होता है 3 स्टेप में पूरा होता है। फर्स्ट है क्लोरोफिल अणुओं का सक्रिय होना। दूसरा होगा आपका
जल का प्रकाश अपघटन, प्रकाश विघटन, तीसरा होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। होता क्या है कि जब सनलाइट आपके हरे पौधों के ग्रेना वाले भाग पे पड़ता है, यानी क्लोरोफिल पे पड़ता है, तो क्लोरोफिल के अणु उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसके मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाते हैं, और एक्टिवेटेड फॉर्म में आने के बाद उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एमिट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस में जब आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसी में आपके उसी में कई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होते हैं, कई जैसे आपका क्यूनोन है, फिलोक्यूनोन है, साइटोक्रोम F है, साइटोक्रोम B6 है, ठीक है। ये सभी इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपकी प्रोटीन्स होती हैं, वो प्रेजेंट रहती हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एनर्जी ऑब्टेन करने से जब इस पर सनलाइट पड़ता है, इसके वजह से इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म में आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। और एमिट होने के बाद जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जाते हैं, और जब लो एनर्जी लेवल में जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करते हैं। इसी एनर्जी को यूज करके ADP से एक फॉस्फेट बॉन्ड बनता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट और जोड़ के एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। और आप जानते हैं कि ATP जो है आपका एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहलाता है, इसी के फॉर्म में एनर्जी यूज होती है। और साथ साथ जो है इसी में NADP से हाइड्रोजन, जो अभी हम आप लोग रिएक्शन लिखे थे कि जैसे वाटर होता है, तो वाटर के ब्रेकडाउन के बाद हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होता है। तो जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है, तो आपने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल रिप्रोड्यूस करता है प्लस ऑक्सीजन और प्लस इलेक्ट्रॉन्स, 4 नेगेटिव चार्ज है, 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो यही जो हाइड्रोजन आयन होते हैं NADP के साथ रिएक्ट करके NADPH2 का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी एनर्जी बॉन्ड होता है। तो ये आपका, और प्लस आप देख रहे हैं कि जल का प्रकाश विघटन होता है, जो लाइट पड़ती है तो इसी लाइट की वजह से प्रकाश जल के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाता है, और उसका रिजल्ट होता है हाइड्रोजन आयन बनता है और हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोजन आयन NADP से रिएक्ट करके NADPH2 का फॉर्मेशन कर देता है, और साथ साथ जो है ऑक्सीजन आपका एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। तो आपके जो लाइट रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट क्या क्या है, ATP, NADPH2 और O2, 3 चीज़ें आपके लाइट रिएक्शन में बनती हैं। इन्हीं जो तीनों चीज़ें लाइट रिएक्शन में बनती हैं, इनका यूज़ करके आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा वाला भाग, उस भाग में इन दोनों चीज़ों का ये तो निकल जाता है O2, ATP और NADPH2 को यूज़ करके CO2 के हेल्प से आपके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, उसको अप्रकाशिक अभिक्रिया कहेंगे। लाइट रिएक्शन को सबसे पहले एक हिल नामक साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए लाइट रिएक्शन को आप हिल्स रिएक्शन भी कहते हो। और बाकी डार्क रिएक्शन जो होता है, डार्क रिएक्शन में जो ग्लूकोज इसी ATP और NADPH2 को यूज करके जो ग्लूकोज निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसको सबसे पहले एक आपके कैल्विन और बेंसन 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, इसलिए इस रिएक्शन को कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहा जाता है। इसमें इन दोनों को यूज करके ग्लूकोज बन कैसे जाता है, हम लोग एक साइकिल के फॉर्म में देखते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया में कैसे आपका ग्लूकोज बन रहा है, इन दोनों चीज जो लाइट रिएक्शन बने इसको यूज करके। जैसे कम से कम आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लेते हैं, इसी से एक ग्लूकोज बनेगा। इससे साथ आपका जो है, इसके साथ आपका रिबलोस 1,5 बाइफॉस्फेट, इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पूरा कंप्लीट C3 साइकिल है आपका, जिसको कैल्विन बेंसन ने बताया, इसलिए कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। इसमें आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला बनता है, इसलिए इसको C3 साइकिल कहते हैं। जो डार्क रिएक्शन में अप्रकाशिक अभिक्रिया में ग्लूकोज कैसे निर्मित होता है, तो जैसे आपको बताया कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होता है इसमें ATP और NADPH2 यूज हो, जो ATP और NADPH जो प्रोड्यूस होता है उसी को यूज करके यहाँ पर ग्लूकोज बनता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका एक सब्सटेंस होता है RUBP, रिबलोस 1,5 बाइफॉस्फेट, शॉर्ट में इसको RUBP कहा जाता है, CO2 से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम एक ग्लूकोज के निर्माण के लिए
आपको इतना जरूरी है कि कम से कम इसके RBP के 6 मॉलिक्यूल हों, और ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है तो और 6 CO2 यूज होता है, तो 6 CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ RBP ये दोनों कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि कार्बन कितने हो जाएगा, 5 6 30 और 36 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। तो ये जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है 3 कार्बन वाला बनता है, तो उसको उसके 12 मॉलिक्यूल करेंगे। जैसे आपने देखा कि 30 कार्बन प्लस 6 36 कार्बन हुआ, तो 12 3 36 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए। जो PGA बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है 3 कार्बन वाला, तो उसके 12 मॉलिक्यूल बनेंगे। और ये पहला 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, इसलिए इस रिएक्शन को C3 साइकिल कहते हैं। डिस्कवरर के नाम पे उसको कैलन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। इसी PGA के साथ आपके 12 मॉलिक्यूल हैं, सभी मॉलिक्यूल के साथ 12 ATP जुड़ेगा। तो अब जो है कार्बन नंबर 1 पे भी फास्फेट था, तो 1 के साथ साथ कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट था, अब 1 पे भी फास्फेट आ जाए, इसलिए इसका नाम 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो जाता है। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ 12 मॉलिक्यूल जो अभी हैं, उसके साथ 12 NADPH2 कंबाइन करता है और उसको चेंज कर देता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। जो एल्डिहाइड होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल यानी 6 कार्बन यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6। बाकी रिमेनिंग जो 10 मॉलिक्यूल होते हैं वापस रिबुलोस 5 फास्फेट रिप्रोड्यूस करते हैं। उसी के साथ साथ अभी कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट है, उसी के साथ 6 मॉलिक्यूल ATP फिर रिएक्ट करता है। 6 मॉलिक्यूल रहते हैं तो सभी के साथ 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, और कार्बन नंबर 1 पे भी फास्फेट आ जाता है, इसलिए बदल जाता है रिबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट। इस तरह से रिप्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह आप देखते हैं कि डायरेक्ट रिएक्शन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के निर्माण के लिए 12 6 18 ATP की जरूरत होती है। पूरे रिएक्शन में, पूरे साइकिल में 12 6 18 ATP लगा और 12 NADPH2 लगता है। इस तरह से आपके ग्लूकोज का डायरेक्ट रिएक्शन में प्रोडक्शन होता है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।